इस क्लास के अंदर जो हमें आज डिस्कस करना है वो उसकी समरी क्या क्या है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो आज हमें डिस्कस करना है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में देखेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स हम कहते किसको हैं, और देखेंगे कि जो हमारे मैटर होते हैं, जो हमारे पदार्थ होते हैं वे कौन कौन से हैं। इसके बाद प्रेशर ऑफ फ्लूइड वो क्या होता है, या फ्लूइड हम किसको बोलते हैं वो इसमें हम समझेंगे, और प्रेशर के बारे में समझेंगे, प्रेशर इन फ्लूइड कि फ्लूइड में कौन प्रेशर क्या होता है उसके बारे में इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड वेरिएशन इन प्रेशर विद हाइट ये समझेंगे, वेरिएशन इन प्रेशर विद हाइट ये हम डिस्कस करेंगे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है उसको देखेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है उसको देखेंगे, और फ्लो ऑफ लिक्विड के बारे में देखेंगे, फ्लो ऑफ लिक्विड इसको समझेंगे। एंड देन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है उसको देखेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है उसको देखेंगे। तो ये सारी चीजें आज हम इस क्लास के अंदर समझेंगे और देखेंगे कि जो हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स होती है, या हम मैकेनिक्स किसको बोलते हैं। तो फिजिक्स के अंदर वो सारी चीजें जिसमें हम किसी भी पार्टिकल की मोशन, उसकी एनर्जी, फोर्स, वेलोसिटी, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पर हम फ्लूइड मैकेनिक्स या हम कहें कि मैकेनिक्स शब्द वहाँ पर यूज़ करते हैं। और अगर यही सब चीज़ें हमारे फ्लूइड के अंदर आती हैं, द्रव के अंदर आती हैं, तो वहाँ पर हम उसको फ्लूइड मैकेनिक्स भी नाम देते हैं। तो मैटर जो हमारे होते हैं, वो मैटर के बारे में अगर हम पहली ये चीज़ समझते हैं कि मैटर हमारे पदार्थ जो होते हैं हमारे कितने टाइप के होते हैं, तो इनको हम देखते हैं। तो ये जो हमारे मैटर होते हैं वो मुख्य है, 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो 3 हमारे ये मैटर्स होते हैं, ठोस, द्रव और गैस होती है। तो इस क्लास के अंदर जो हमें डिस्कस करना है, या हम जो हमने चैप्टर ये आगे भी कुछ वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, वो हम लिक्विड के बारे में डिस्कस करेंगे कि लिक्विड के अंदर जो जो प्रॉपर्टीज होती है, या हमारा जो द्रव होता है उसमें कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ठोस किनको बोलते हैं? ठोस वे मटेरियल है, वे पदार्थ हैं जो जिनका शेप या साइज को हम चेंज नहीं कर सकते आसानी से, जिनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, उनके शेप और साइज को चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो कंपैरेटिवली वीक होता है, और इनके शेप को हम बदल सकते हैं, लेकिन इनका जो वॉल्यूम होता है उसको भी हम नहीं बदल सकते हैं। उसके बाद जो गैस होती है, इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसमें काफ़ी जो फोर्स होता है वो काफ़ी वीक होता है, और इसके शेप एंड साइज को इजीली बदला जा सकता है। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि लिक्विड क्या होता है, उसका फ्लो कैसा होता है, और वहाँ पर लिक्विड का प्रेशर क्या होता है। फ्लूइड में हम द्रव बोलते हैं, फ्लूइड के अंदर हमारे गैस और लिक्विड दोनों आते हैं। फ्लूइड उसको बोलते हैं जो बह सकता है, जो द्रव, जो बहने वाले जो द्रव होते हैं उनको हम फ्लूइड बोलते हैं, और उसी को संबंधित जो हम उसकी एनर्जी, मोमेंटम, या हम कहें कि जो उसकी वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आती है। तो देखते हैं फ्लूइड हम किनको कहते हैं, जो बह सकते हों। तो वे कौन कौन से हैं? द्रव या गैस, लिक्विड या गैस, दोनों ही ये फ्लूइड की श्रेणी में आती हैं। और आगे इसमें देखते हैं कि प्रेशर इन फ्लूइड क्या होता है। समझ लीजिए, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक यहाँ पर ये बर्तन है, इसके अंदर हमने यहाँ पर लिक्विड फ्लो किया हुआ है, और एक छोटा सा एरिया में इसका लिक्विड के अंदर मान लेता हूँ
जिसका ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है यहाँ पर, और एक छोटा सा एरिया मैंने यहाँ पर कंसीडर किया डेल्टा एस। तो इस लिक्विड पर या ए पॉइंट पर या उस डेल्टा एस सरफेस पर कितना फोर्स काम करे, अगर एफ फोर्स यहाँ पर काम करे तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा दिस इज इक्वल टू एफ अपॉन डेल्टा एस। यहाँ पर ये प्रेशर यहाँ पर होता है। लिक्विड के अंदर किसी पॉइंट पर जो प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर ऑफ लिक्विड किसी भी पॉइंट पर लिक्विड के अंदर। या इसकी अगर यूनिट हम यहाँ से बताएं कि यूनिट प्रेशर की क्या होती है, तो यूनिट की यहाँ पर होगा, इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर की यूनिट है। या पास्कल भी इसकी एक यूनिट होती है, पास्कल, या शॉर्ट में हम इसको PA से नोट करते हैं, पास्कल भी इसकी यूनिट होती है। और अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो वो इसका डायमेंशन फॉर्मूला मीन्स MLT-2 और नीचे एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला L2। और अगर इसको हम यहाँ से हल कर दें तो देखते हैं ये ML-1T-2 निकल के आता है। तो प्रेशर की डायमेंशनल फॉर्मूला ML-1T-2 होता है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जो प्रेशर हमारा होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसको इसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन कोई ज़रूरी नहीं होती है, तो इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी होती है, केवल इसमें मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या होता है। तो दिस इज द प्रेशर इन एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड, वो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि कोई भी प्रेशर की ये सिंपल डेफिनेशन है। इसके बाद आते हैं कि जो वेरिएशन इन प्रेशर विद हाइट, लिक्विड के अंदर या हम कहें किसी फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर होता है हाइट के साथ कैसे वो वेरी करता है, उसको यहाँ पर समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक लिक्विड इसमें भरा हुआ है, यहाँ पर ये बर्तन है, और एक पॉइंट यहाँ पर हमने माना ये A है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमने माना ये B है, और एक छोटा सा यहाँ पर एरिया हमने इसका कंसीडर किया, इसका भी एरिया कंसीडर किया। मान लिया इसका एरिया यहाँ पर डेल्टा S1 है और इसका एरिया डेल्टा S2 यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर प्रेशर P1 हो इस पॉइंट पर और यहाँ पर प्रेशर P2 हो, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो H है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये H हाइट तक लिक्विड यहाँ पर एरिया के बीच में लिक्विड यहाँ पर फिल है, तब जो प्रेशर डिफरेंस होगा, यानी कि इस पॉइंट पर प्रेशर और यहाँ पर जो प्रेशर होगा इस लिक्विड का, वो क्या होगा, तो उसको हम फाइंड करेंगे कि P2 माइनस P1 बराबर होगा रो जी एच। तो ये प्रेशर डिफरेंस होता है। यहाँ पर P2 यहाँ पर प्रेशर है, P1 यहाँ पर प्रेशर है, और ये P2 माइनस P1, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो बड़ा होता है, यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड की जो हाइट है वो कम है और यहाँ पर जो पॉइंट है वो उसकी लिक्विड के ऊपर, जो इसके ऊपर लिक्विड है उसकी हाइट ज़्यादा है। तो P2 यहाँ पर बड़ा होता है, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच। रो यहाँ पर क्या है, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहाँ पर ये है कि जो द्रव हमने यहाँ पर भरा उसका घनत्व क्या है। जी यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्व त्वरण है, जिसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम यहाँ पर लेते हैं। एच हमने लिया है कि इन दोनों के बीच की जो हाइट है वो ये है, यानी कि जो प्रेशर डिफरेंस है या हम जो कहें प्रेशर है वो, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी भी कांस्टेंट है और यहाँ पर उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट है, तो उसके हाइट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। जैसे जैसे यहाँ पर ये हाइट चेंज होती है, दो पॉइंटों के बीच में प्रेशर डिफरेंस भी चेंज होता है। तो जो प्रेशर है वो हाइट पर डिपेंड करता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके यहाँ पर होता है। अगर हम ये दो पॉइंट कोई दूसरा अगर यहाँ पर हम बर्तन बनाएं और ये पॉइंट हम थोड़ा सा एक तरीके से हॉरिजॉन्टल पॉइंट यहाँ पर ले लें, ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट हम यहाँ पर ले लें, तो यहाँ पर अगर प्रेशर P1 है इस पॉइंट पर अगर P2 है तो यहाँ पर P1 बराबर P2 होगा। यानी कि लिक्विड के अंदर अगर दो पॉइंट हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेते हैं तो वहाँ पर प्रेशर डिफरेंस जीरो होगा या दोनों पे ही प्रेशर बराबर होगा। लेकिन अगर वर्टिकल पॉइंट हम कंसिडर कर दें तो वहाँ पर उसकी हाइट पर वो प्रेशर डिपेंड करता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जिसको हम वायुमंडलीय दाब बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो वास्तव में जो हमारी अर्थ के चारों तरफ का वातावरण है, जो वायुमंडल है, वो कितना दाब लगाता है, ये उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं या वायुमंडलीय दाब यहाँ कहते हैं। मान लेते हैं कि अगर ये अर्थ हमारी है और माना जाता है कि अर्थ के चारों तरफ का जो करीब करीब 200 किलोमीटर का जो ये पूरा एरिया है, इस तरह से वहाँ पर हम वायुमंडल मानते हैं। और ये जो वायुमंडल यहाँ पर दाब लगाता है, जो उसका फॉर्मूला होता है वो होगा P = रो जी एच। हाइट पे डिपेंड करेगा, जैसे जैसे आज सरफेस से हाइट बढ़ती जाएगी तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ये और हम कुछ पॉइंट मान लेते हैं तो अर्थ सरफेस पर ज़्यादा दाब होता है, क्योंकि अगर हम पॉइंट यहाँ पर मानेंगे तो उसके ऊपर काफ़ी एयर है, तो वो कितना दाब डालती है, तो वो प्रेशर वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ये पॉइंट अगर हम यहाँ पर मान लें तो दाब कम होगा, यहाँ पर मान लें तो दाब कम होगा, यहाँ पर मान लें तो दाब कम होगा। ऐसे जैसे जैसे हाइट पर हम जाते हैं, हिल प्लेस पर अगर हम जाते हैं, ऊंचे स्थानों पर जाते हैं, तो वहाँ पर दाब भी कम होता चला जाता है। और जब ऊपर हिल प्लेस पर दाब कम होगा, क्योंकि हाइट वहाँ पर वायुमंडल की कम हो जाती है, यहाँ से वो ऊपर की जो हाइट है वो कम हो जाती है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि हिल प्लेस पे या ऊंचे स्थानों पर जाने पर दाब कम होने से वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड भी कम हो जाता है। तो हम देखते हैं कि अगर अर्थ सरफेस पे कोई पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है, तो अगर 2000 फीट की लगभग ऊंचाई पर जाएं तो करीब करीब 98 डिग्री सेल्सियस पे वहाँ पर पानी उबल जाता है। इसलिए जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर खाना देर से पकता है, क्योंकि जो वहाँ पर लिक्विड है वो 100 डिग्री पर बॉयल ना होकर 98 डिग्री पर बॉयल होने लगता है और खाना पकने में ज़्यादा समय वहाँ पर लगता है। तो ये वायुमंडलीय दाब को हम यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब को कैलकुलेट करने के लिए एक हमारे पास यंत्र होता है जिसको हम बैरोमीटर बोलते हैं। बैरोमीटर के अंदर क्या होता है, वहाँ पर एक ये अगर हम कोई यहाँ पर एक बर्तन लें और इसमें यहाँ पर एक ट्यूब रख दें, इस तरह से ये ट्यूब है और यहाँ पर इसके अंदर पारा हमने यहाँ पर भरा हुआ है, ये पारा यहाँ पर भरा हुआ है इस तरह से, ये तो यहाँ पर ये पारे की जो हाइट है वो अगर h है, बैरोमीटर एक यंत्र है जो वायुमंडलीय दाब को नापता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस बैरोमीटर के अंदर पारा जो हमारा मरकरी है वो कितनी हाइट तक जाता है। अर्थ सरफेस पे हम देखते हैं कि जो ये पारा जाता है H = यहाँ पर 76 सेंटीमीटर के अराउंड अर्थ सरफेस पे पारे की हाइट बैरोमीटर में आती है। तो यहाँ पर ये जो H है इसकी वैल्यू 76 सेंटीमीटर है, और अगर पारे के घनत्व की वैल्यू हम यहाँ पर रखें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम यहाँ पर पुट कर दें, तो देखते हैं कि जो यहाँ पर वायुमंडलीय दाब निकल के आता है वो यहाँ पर कितना आएगा। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो ये 13.6 × 10⁻³ kg/m³, यहाँ पर इसकी डेंसिटी ऑफ मरकरी होती है, पारे का वैल्यू होती है। और Hg यहाँ पर क्या होगा, 9.8 मीटर/s² होगा। और यहाँ पर जो H हम पुट करेंगे वो 76 सेंटीमीटर या 0.76 मीटर यहाँ पर पुट करेंगे। और जब इसको हल कर देखते हैं तो ये वैल्यू 0.01 × 10⁵ Nm/m² निकल के आती है, या ये हम कहें पास्कल निकल के आती है। और ये एक वायुमंडल भी दाब कहलाता है। तो एक वायुमंडल का जो दाब होता है वो 1.01 × 10⁵ Nm/m² के इक्वल होती है। इतने एक वायुमंडल दाब हम कैलकुलेट करते हैं। और ये कहाँ से नापते हैं, जो बैरोमीटर हमारा यंत्र होता है उससे यहाँ से कैलकुलेट किया जाता है। और मेन मुख्य यहाँ पर कौन सी रीडिंग होती है कि बैरोमीटर में जो मरकरी है वो कितनी हाइट तक उठता है। तो अगर हम अपने यंत्र को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर ले जाएं, हिल प्लेस पे ले जाएं, तो ये जो हाइट है मरकरी की, पारे की, वो थोड़ी डाउन हो जाती है, इसीलिए वहाँ पर प्रेशर भी कैलकुलेट होकर कम वहाँ पर निकल के आता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा फ्लो ऑफ लिक्विड होता है वो क्या होता है। जब लिक्विड फ्लो करता है तो उसके फ्लो होने के दो तरीके वहाँ पर होते हैं। एक होता है
स्ट्रीमलाइन फ्लो जिसको हम धारा रेखी प्रवाह बोलते हैं, एक होता है टर्बुलेंट फ्लो या जिगजैग फ्लो हम जिसको हम बोलते हैं। अगर हमारा सपोज करें कि हम ये एक यहाँ से ट्यूब हम मान लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की, ये ट्यूब हमने यहाँ पर मानी, ये इसका पहला सिरा है, ये इसका दूसरा सिरा है, और इसके अंदर से एक लिक्विड हमने यहाँ ए पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पर ये बी पॉइंट मान लेते हैं, और इसके अंदर से कोई लिक्विड यहाँ पर फ्लो हो रहा है। तब हम देखते हैं कि अगर कोई पार्टिकल, लिक्विड का पार्टिकल यहाँ से पास होता है, यहाँ से, और उसकी वेलोसिटी v1 है और डायरेक्शन ये है, अगर कोई पार्टिकल इस पॉइंट से पास होता है और उसकी डायरेक्शन ये होगी और वेलोसिटी मान लिया v2 है, और जो भी पार्टिकल यहाँ से गुजरे तो उसकी वेलोसिटी यही होनी चाहिए, डायरेक्शन भी यही होनी चाहिए, और जो पार्टिकल यहाँ से पास हो तो उसकी वेलोसिटी ये होनी चाहिए और डायरेक्शन भी ये होनी चाहिए। अगर कोई लिक्विड के सारे पार्टिकल इस फिनोमिना को फॉलो करते हैं तब ये स्ट्रीम लाइन फ्लो या धारा रेखी प्रवाह कहते हैं। अगर इस कंडीशन को फॉलो नहीं करते हैं तब वो जिगजैग फ्लो या हम कहें कि टर्बुलेंट फ्लो हमारा वो कहलाता है। तो ये लिक्विड फ्लो होने के दो तरीके हैं, या तो जिगजैग फ्लो होगा या एक तरीके से वो टर्बुलेंट फ्लो या यहाँ पर स्ट्रीमलाइन वो फ्लो होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है। मान लेते हैं कि ये ए सिरा है, ये सिरा 1 है, ये सिरा 2 है, यहाँ पर इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A1 है, और इस सिरे पर जो वेलोसिटी है वो v1 है, और यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A2 है, और इस सिरे पर जो वेलोसिटी है वो v2 है। तब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि यहाँ से लिक्विड का जितना वेट एंटर करेगा जितने समय में, उतने ही समय में यहाँ से लिक्विड बाहर आएगा। अगर यहाँ पर 1 kg वेट लिक्विड एंटर करता है 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में ही 1 kg वेट बाहर निकलेगा। या हम कहें कि जो हमारा भार है यानी कि m1g इज इक्वल टू m2g, ये भार होगा, यानी कि जितना यहाँ से मास एंटर किया उतना ही मास यहाँ से बाहर निकलेगा। या हम कहें कि मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, या हम कहेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ये होगा। क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी सेम है, जी भी सेम है, तो हम कहेंगे v1 इज इक्वल टू v2, या जितना वॉल्यूम यहाँ से एंटर किया उतना ही वॉल्यूम वहाँ से बाहर जाएगा। वॉल्यूम को हम ये लिख सकते हैं A1 v1 इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं A2 v2, एरिया इंटू वेलोसिटी। अगर पर यूनिट टाइम लिक्विड को हम देखें तो ये उसके एक लेंथ की डायमेंशन देगा, तो ये वॉल्यूम की यहाँ पर यूनिट आती है। या हम कहेंगे कि AV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कंटिन्यूटी इक्वेशन, या हम इसको कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और उस पर वहाँ पर वेलोसिटी जो होगी उनका जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। या हम कहेंगे कि जो वेलोसिटी होती है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाइप जितना कम होगा वहाँ से वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से किसी समय में अगर कोई लिक्विड यहाँ से एंटर करता है तो उतने ही समय में लिक्विड यहाँ से बाहर भी जाता है। रीज़न क्या है कि अगर वहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है तो लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करने लगती है, जिससे ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं वे कांस्टेंट यहाँ पर बना रहता है। तो ये एक हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। और इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की है कि जो हमारा धारा रेखी प्रवाह है, और यहाँ पर जो हम लिक्विड यूज़ करते हैं वो लिक्विड हम एक तरीके से इनकम्प्रेसिबल लिक्विड यूज़ करेंगे और नॉन विस्कस लिक्विड यूज़ करेंगे। इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या होगा, जिसको हम प्रेस ना कर सकें, और नॉन विस्कस क्या होगा, जिसकी लेयर के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो मिनिमम हो। तो यहाँ पर एक तरीके से हम कहते हैं कि हमारा जो लिक्विड है वो इररोटेशनल होना चाहिए, यानी कि उसका रोटेशनल मोशन नहीं होनी चाहिए, या धारी रेखा वहाँ पर, धारा रेखी प्रवाह वहाँ पर होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो वहाँ पर होना चाहिए। तो ये चीज़ें आज हमने इस क्लास के अंदर डिस्कस की हैं।
आगे लिक्विड के बारे में हम देखेंगे कि लिक्विड की एनर्जी कौन कौन सी होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी प्रेशर एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद बर्नौली थ्योरम हम डिस्कस करेंगे कि बर्नौली की थ्योरम में क्या होती है, किसी भी लिक्विड के फ्लो से संबंधित जो थ्योरम है बर्नौली थ्योरम, उसको अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू। जय हिंद।